नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश। लोन के जरिए इंसान अपनी ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सकता है और पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड ऐसी दो सुविधाएं हैं जो इंसान को आसान कर्ज उपलब्ध कराती हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोन लेकर हर कोई अपनी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की अपनी कुछ शर्तें हैं। इसमें जितनी सुविधा है उतना ही जोखिम भी है। आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर। इस चर्चा पर हमारे साथ मौजूद हैं अतुल कुमार जी। अतुल कुमार जी फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। ये लोगों को वेल्थ मैनेजमेंट करना भी सिखाते हैं और बैंकिंग कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारी खास रिपोर्ट देखिए। आज की आधुनिक समय में हर किसी की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है और बदलते दौर में इंसान की ज़रूरतें भी बदल गई। कभी कभी इंसान की ज़रूरतें अधिक होती हैं और उसके पास तत्काल उतने पैसे नहीं होते जितने की उसे ज़रूरत होती है, या यूं कहें कि हमारे सामने कुछ ऐसे ज़रूरी काम भी आ जाते हैं जिनके लिए तत्काल बड़ी रकम की ज़रूरत होती है, लेकिन पास में इतने पैसे नहीं होते जिससे ज़रूरत पूरी हो सके। ऐसे में लोन ही एक विकल्प बचता है जिससे अपनी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। तत्काल पैसों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड एक बेहतर उपाय है जो उपभोक्ता को तत्काल पैसे मुहैया कराता है। कभी कभी इंसान की आवश्यकता अचानक बढ़ जाती है और उसके पास पैसे उपलब्ध नहीं होते, खासकर जब इंसान के घर में किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए और तत्काल सर्जरी के लिए पैसा चाहिए, या घर में शादी हो या कुछ और ज़रूरी खर्चे जो अचानक से सामने आ जाते हैं, तो उस परेशानी से निकलने या ज़रूरत को पूरा करने का एक विकल्प पर्सनल लोन होता है। हालांकि पर्सनल लोन में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, लेकिन मुसीबत के समय पर्सनल लोन के ज़रिए अपनी ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं। ख़ास बात यह है कि पर्सनल लोन के ज़रिए इंसान लाखों रुपए का लोन ले सकता है, लेकिन पर्सनल लोन का जोखिम यह है कि समय पर भुगतान ना करने पर इसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आता है। यही वजह है कि पर्सनल लोन का जोखिम ज़्यादा होता है। क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है। ये एक छोटी अवधि का लोन है और ये इंसान के इनकम के हिसाब से मिलता है। क्रेडिट कार्ड की ख़ास बात यह है कि इसके ज़रिए इंसान बैंक बैलेंस से ज़्यादा खर्च कर सकता है और अगर समय रहते लोन के पैसे जमा कर दिए गए तो उस पैसे पर कोई ब्याज नहीं लगता। शॉर्ट टर्म लोन के लिए क्रेडिट कार्ड भी एक अच्छा विकल्प है, लेकिन पर्सनल लोन की तरह क्रेडिट कार्ड का भी ब्याज दर बेहद ज़्यादा होता है और समय पर पैसे जमा ना होने पर इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। किसी भी तरह का लोन लेने से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि लोन की जो रकम ली जा रही है उसे वापस करने के लिए इंसान की क्षमता क्या है, और ख़ासकर ब्याज दर का ख्याल अवश्य ही रखना चाहिए, क्योंकि लोन से तत्काल तो राहत मिलती है लेकिन उस पैसे को वापस जमा भी करना पड़ता है। इसलिए लोन की ईएमआई और ब्याज दर का विशेष ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे साथ मेहमान हैं अतुल कुमार। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मनी मंत्र में। आज हमने दो टॉपिक रखे हैं। इसमें पहला टॉपिक हम पर्सनल लोन है और उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड पे। तो पर्सनल लोन क्या है अतुल जी, अगर आप समझा पाएँ सीधे शब्दों में कि पर्सनल लोन क्या है? देखिए, पर्सनल लोन एक तरह का लोन ही है और जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था होम लोन के बारे में, होम लोन और पर्सनल लोन में यही अंतर है कि होम लोन में आप कोलेटरल देते हैं, जो आपका घर होता है
उसको बैंक मॉर्गेज कर लेती है। पर्सनल लोन के केस में ऐसा नहीं है, ये एक ऐसा लोन है जिसमें कोई किसी कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं है, कोलेट्रल फ्री लोन होता है। अंग्रेजी के शब्द में इसको अनसिक्योर्ड लोन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है और जैसे अगर आप सैलरीड क्लास हैं और आपकी सैलरी की एलिजिबिलिटी बनती है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, तो आप पर्सनल लोन किसी भी बैंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। बट एक शब्द में अगर कहा जाए तो ये एक प्रकार का लोन है जिसमें किसी कोलेट्रल फ्री लोन आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करती है। तो अगर पर्सनल लोन और होम लोन को हम कंपेयर करें अतुल जी, तो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होता है? क्या बैंक लोन होम लोन से बहुत ज़्यादा होता है? क्या इसमें आपको लगता है कि लोन इंटरेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? हाँ, देखिए पर्सनल लोन क्या है, चूँकि ये एक पहला पड़ाव है। जैसे आप अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं लोन का किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ या बैंक के साथ, तो उसका पहला पड़ाव होता है पर्सनल लोन। क्योंकि पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक में अगर अप्लाई करते हैं पर्सनल लोन के लिए और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देता है। और इसका इंटरेस्ट जो होता है हाउसिंग लोन से थोड़ा हायर साइड पे रहता है, क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है कि इसमें रिस्क ज़्यादा है। होम लोन के केस में चूंकि प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज रहती है, पर्सनल लोन में वो प्रॉपर्टी आप बैंक को नहीं देते हैं, तो नॉर्मली आप देखेंगे हाउसिंग लोन और पर्सनल लोन में तो 4 से 5% का डिफरेंस आपको मिलेगा। बिल्कुल। और हम दर्शकों को ग्राफिक्स प्लेट के ज़रिए ये दिखा दें कि पर्सनल लोन में अलग अलग बैंकों की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, मैं वो दिखाना चाहूँगा। इलाहाबाद बैंक तकरीबन 12.85% है, एक्सिस बैंक 11.40 से उनका स्टार्ट हो रहा है, HDFC बैंक तकरीबन उतना ही है जितना एक्सिस बैंक का है, ICICI बैंक का थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट दिख रहा है, 10.99% है। पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी तकरीबन 11.5% पर्सनल लोन का इंटरेस्ट है। इसके अलावा अतुल जी क्या लगता है कि इस क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, कि पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है? पर्सनल लोन में 2-3 क्राइटेरिया होती है और इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स और आपके बैंकिंग रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जैसे आप सैलरीड क्लास हैं तो मिनिमम एक बेंचमार्क होता है सैलरी का, वो वेरी करता है बैंक टू बैंक। अगर आप NBFC में अप्लाई करें तो अगर 15,000 मिनिमम सैलरी है आपकी तो आप लोन के लिए, पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आप MNCs में काम कर रहे हैं या किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं या सरकारी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो वो सैलरी का बेंचमार्क थोड़ा हाई हो जाता है। वो 25,000 से शुरू होता है और 3 लाख 4 लाख जहाँ तक आपकी सैलरी है, और नॉर्मली आपके सैलरी के 12 टाइम्स तक आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। मतलब जो सैलरी है उससे 12 गुना ज़्यादा है अगर आप सैलरीड क्लास हैं। और यही सेम चीज़ आप बिजनेस में भी अप्लाई होता है। बट बिजनेस लोन में क्या होता है, वो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस लोन, जो कि पर्सनल लोन की तरह होता है, थोड़ा सा अलग होता है। उसमें भी वही 3 साल का आपको फाइनेंशियल रिटर्न्स चाहिए, आपका KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपका जो बिज़नेस है उसकी 3 साल की स्टेबिलिटी चाहिए और सरकारी रजिस्ट्रेशन चाहिए GST के फॉर्म। जी बिल्कुल। और इन तमाम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे हैं, इसमें क्रेडिट स्कोर कितना मायने रखता है? जो हम सिविल है या क्रेडिट स्कोर है, ये कितना मायने रखता है? नॉर्मली अगर आप अच्छे बैंक से लेते हैं, अच्छे बैंक का मतलब है कि जिनका रेट थोड़ा सस्ता होता है, जैसे सरकारी बैंक हो गए या प्राइवेट बैंक्स में ICICI हो गया, HDFC हो गया, वहाँ आपका सिबिल स्कोर कम से कम 700 का होना चाहिए। अगर 700 का आपका सिबिल स्कोर है तो आपको एक अच्छा रेट और एक अच्छा लोन मिल सकता है, एक अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर आपका बैंकिंग रिलेशंस पहले से चल रहा है किसी बैंक के साथ, तो कभी कभी बैंक आपके बैंक के एवरेज बैलेंस के ऊपर भी पर्सनल लोन दे देती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस बैंक के साथ कैसा रिलेशंस है, बेस्ड ऑन दैट आपको लोन मिलता है। और अगर पर्सनल लोन क्राइटेरिया की बात हम कर रहे थे, तो क्या सैलरीड क्लास को ज़्यादा आसानी से मिलता है या जो स्वरोजगार हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको आसानी से मिलता है ये पर्सनल लोन? देखिए, आसानी दोनों के केस में आसानी से मिलता है। बट मैं, अगर मेरे से आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहेंगे तो मैं कहूँगा कि सैलरीड क्लास में बैंक ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि उनको पता है कि इनका कैश फ्लो आ रहा है, 2 साल से कंटिन्यूटी है इनका फॉर्म 16 है। और सैलरीड क्लास में क्या है, एम्प्लॉयर से वो एक अंडरटेकिंग भी ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने डिफ़ॉल्ट किया तो योर एम्प्लॉयर विल बी रिस्पॉन्सिबल टू रीपे द लोन। तो बैंक इज़ मोर कंफर्टेबल विद सैलरीड क्लास दैन द बिजनेसमैन।
और दर्शकों के लिए क्या सलाह है, पर्सनल लोन लेते समय उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पर्सनल लोन लें तो आप उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान बहुत आवश्यक है। खासकर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज़रूर देखें। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छे बैंक्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। NBFC के बजाय आप बैंकों में ज़्यादा प्रेफर करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो। प्रोसेसिंग फ़ी की तरफ ध्यान दें। प्रोसेसिंग फ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी वैरी करता है बैंक टू बैंक। तो प्रोसेसिंग फ़ी में कोशिश करें बैंक से नेगोशिएट करने का। फोरक्लोजर चार्ज ज़रूर देखें, बैंक से वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हैं। फोरक्लोजर चार्जेस बैंक टू बैंक में बहुत डिफरेंस आ जाता है पर्सनल लोन के केस में, क्योंकि पर्सनल लोन थोड़ा रिस्की होता है तो बैंक भी बहुत सिलेक्टिव रहती है और बैंक अपने टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार देती है। तो वहाँ अगर आप नेगोशिएट नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको रेट में एक इंडिविजुअल का रेट दूसरे इंडिविजुअल के रेट से डिफर करता मिलेगा आपको। बट हैविंग सेड दैट, अगर आप लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो मोस्टली स्टैंडर्ड होते हैं और वो लिस्टिंग जो होती है बैंक अपने अनुसार करती है। जैसे अगर आप इन्फोसिस में काम कर रहे हैं तो उसका रेट जो होगा किसी छोटी कंपनी के बजाय आपको सस्ता ब्याज दर उसमें। जी अतुल जी, पर्सनल लोन एक तरीके से सुविधा देता है ना, कि आपने लोन लिया, अपना काम किया, वो आसानी है। लेकिन इस सुविधा के पीछे जोखिम क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या किस तरीके के खतरे हो सकते हैं या किस तरीके की परेशानी हो सकती है लोगों को? देखिए, जोखिम दो इसमें जोखिम जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट जोखिम दिखता है, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप हाउसिंग लोन का रेट देखें तो हाउसिंग लोन का रेट आज 7% है। उसके कंपेयर में अगर आप पर्सनल लोन लेने जाएंगे और अगर आपका बहुत अच्छा प्रोफाइल है तो ठीक डबल, 14-15% से नीचे कोई भी बैंक नहीं देती है। बहुत रेयर केस में आपको देखेंगे कि जिनका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा हो या बैंकिंग बहुत अच्छी है उस बैंक के साथ, उनको 11-12% में बहुत सेलेक्टिव ग्रुप को देते हैं। तो एक तो एक्सपेंसिव है, तो आप उस ब्याज के चक्रव्यूह में ना फंस जाएं, तो इसका ख्याल रखें थोड़ा। पर्सनल लोन अननेसेसरी बहुत ज़रूरी है तभी लें। और पर्सनल लोन में अमाउंट क्या होता है और कैसे तय करते हैं कि कितना अमाउंट का लोन मिलेगा, किस आधार पर तय करती है बैंक? ये आपके इनकम के ऊपर, प्योरली आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो मैक्सिमम टिकट साइज़ 25 लाख तक कोई भी बैंक आपको लोन कर सकता है अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। शुरुआत करते हैं 25,000 से 25 लाख तक का पर्सनल लोन आप डिफरेंट बैंक्स देते हैं। कुछ बैंक में ये अमाउंट कम होता है इनिशियली, बट मेजरली जो बड़े बैंक्स हैं जैसे HDFC हो गया, ICICI हो गया, SBI है, 25 लाख तक ये पर्सनल लोन देते हैं। जी हाँ, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं तकरीबन क्या वही हैं जो होम लोन के लिए रिक्वायर्ड हैं? मोर और लेस वही है। चूँकि ये अनसिक्योर्ड लोन है तो इस केस में बैंक आपसे एक PDC और एक डिक्लेरेशन लेता है साथ में, बट डॉक्यूमेंट्स जो हाउसिंग लोन के होते हैं वही मोर और लेस सेम डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी रिक्वायर्ड। वही आपका रेजिडेंस प्रूफ, पैन कार्ड और आपके सारे KYC डॉक्यूमेंट्स, आपके अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 2 ईयर्स के फॉर्म 16, 3 महीने का सैलरी स्लिप मांगते हैं जो आपके बैंक में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। कोई चेक बाउंसिंग, पर्सनल लोन में थोड़ा एक और ख्याल बैंक खासकर देखती है कि आपका बैंकिंग रिकॉर्ड जो है, बैंकिंग रिकॉर्ड बोले तो कोई चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउसिंग लोन के केस में वो डेविएशन दे देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, बट पर्सनल लोन के केस में वो बहुत स्ट्रिक्ट है। कोई बहुत मल्टीपल इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए सिबिल में आपके अगेंस्ट। अगर 4-5 इंक्वायरी आपके सिबिल में है तो दैट मीन्स आप डेस्परेट हो लेने के लिए, आपको लोन नहीं मिल रहा है। तो उस केस में भी अगर आपका पेपर भी अच्छा रहेगा, बैंक का पावर होता है वो रिजेक्ट कर देती है केस। अगर आपका सिबिल भी अच्छा हो, पेपर भी अच्छा हो, इनकम हो, लेकिन अगर इंक्वायरी बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे बैंक पर्सनल लोन नहीं देती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप अप्लाई करें तो पहले सारे पेपर को इकट्ठा कर लें, एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर को या डायरेक्ट बैंक से अप्रोच करके उन्हीं को पेपर दे, ताकि उस पेपर का मिसयूज़ ना हो। नहीं तो क्या होता है, लोग इंक्वायरी करने के लिए अलग अलग बैंकों में डाल देते हैं, तो पता चला आपके सिबिल में 6 इंक्वायरी एक साथ दिख रही है, तो वो भी कारण है रिजेक्शन। जी हाँ, मतलब डेस्परेशन नहीं दिखना चाहिए कि आप उसके लिए परेशान हैं और 6 बार इंक्वायरी का मतलब है कि आपको लोन नहीं मिल रहा है, तो दूसरे जो जिस बैंक के पास आप जा रहे हैं वो भी रिजेक्ट कर देती है आपके एप्लीकेशन को। अतुल जी, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और उसके बाद हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो फिलहाल मनी मंत्रा में एक ब्रेक। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से
संस्कृति की विरासत तक। चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। खेत खलिहानों से लेकर सड़क तक, शिक्षा साफ सफाई से लेकर विकास तक, उत्तर प्रदेश की 59,163 ग्राम सभाएं, 821 ब्लॉक, 350 तहसील, 75 जिले, 18 मंडल के चप्पे चप्पे पर लोकमंच न्यूज की पैनी नजर। उत्तर प्रदेश के हर गांव का पूरा विश्लेषण। पंचायत चुनाव पर सबसे सटीक और सबसे बड़ी कवरेज। जल्द आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम पंचायत कारण सिर्फ लोकमंच न्यूज पर। अगर आप अपनी पंचायत के बारे में कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, हमें कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा और हमारे साथ हैं अतुल कुमार जी। अतुल जी, क्रेडिट कार्ड क्या है, जो क्रेडिट जिसको प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं टर्म्स में, ये है क्या? देखिए, क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन ही है। मेरे से अगर आप पूछिए तो एक तरह का लोन है, बट प्लास्टिक के फॉर्म में है। और अगेन ये उन लोगों को मिलता है जिनका बैंकिंग रिलेशन उस बैंक के साथ अच्छा है, कि आप डायरेक्ट अप्लाई करके डिफरेंट बैंक्स का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो। बट बेसिक फॉर्म में अगर मेरे से आप पूछेंगे तो एक तरह से प्लास्टिक। क्या इसमें भी क्या इंटरेस्ट रेट मायने रखता है क्रेडिट कार्ड? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि क्रेडिट कार्ड का जो रेट होता है वो इट्स लाइक किलिंग। और आप अगर रेट देखेंगे तो 36% से लेकर 44% तक जाता है इसका रेट। तो मेरा एडवाइस यह है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड रखें, क्रेडिट कार्ड रखने में कोई परेशानी नहीं है, उसका इस्तेमाल भी करें, बट कोशिश करें कि जब जितना अमाउंट ड्यू हो पूरा अमाउंट आप। उस खतरे की बात करें अतुल जी, उससे पहले ज़रा मैं इंटरेस्ट रेट बता दूं। क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो मैं चाहूँगा कि ग्राफिक्स के ज़रिए मैं दिखा सकूं दर्शकों को। और HSBC वीज़ा जो प्लैटिनम कार्ड है वो तकरीबन 37% का इंटरेस्ट रेट है। HDFC बैंक का जो रिगालिया क्रेडिट कार्ड है उसका 42% तक पर एनम प्रतिवर्ष का जो इंटरेस्ट रेट है वो है। अमेरिकन कार्ड भी तकरीबन 42% का है। SBI का जो कार्ड है प्राइम वो 40% के करीब है। यानी जो अतुल जी बोल रहे हैं दर्शकों के लिए कि इंटरेस्ट रेट किलिंग है, वो सचमुच में वो दिख रहा है। अतुल जी, ये क्या मतलब है? इतना ज़्यादा क्यों रखते हैं क्रेडिट कार्ड में? इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है? नहीं, ये एक्चुअली उसका रीज़न दो है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने आपको बताया पर्सनल लोन, अगर आप पर्सनल लोन भी देखेंगे तो ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है बैंक के लिए। वैसे ही क्रेडिट कार्ड भी हाई रिस्क प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हर एक दूसरे इंडिविजुअल के पास आज कार्ड है। तो अब या तो आपका वैसा इनकम हो, सपोर्टिव इनकम, तो ठीक है। अगर सपोर्टिव इनकम नहीं रहता है और कार्ड आपके पास है तो आप क्या करते हैं, आप मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं। मिनिमम अमाउंट पे करने से आपका रेट बढ़ते जा रहा है और एक समय आप दिखेगा कि आपने खर्चा किया है 15,000 क्रेडिट कार्ड पे, बट 3 महीने के बाद उसका बिल हो गया है 40,000 50,000। तो चूंकि बैंक ये हर एक दूसरे आदमी को इशू करता है, हाई रिस्क प्रोडक्ट है, इसलिए रेट भी ज़्यादा है। और जो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, इसको किस तरीके से कोई भी बैंक तय करती है, क्या तरीका रहता है उनका? इसका भी फार्मूला पर्सनल लोन की तरह ही है। आपका कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, सिबिल में आपके अंक अच्छे होने चाहिए, आपका एक स्टेबल इनकम होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका फाइनेंशियल्स अच्छा होना चाहिए। जैसा क्राइटेरिया पर्सनल लोन का होता है वैसा ही इसका भी होता है। इसमें एक खास बात ये है कि अगेन एक नया जो पिछले 2-3 साल से आप ट्रेंड देखेंगे, अगर आप किसी बैंक के साथ बैंक कर रहे हैं और आपका एवरेज बैंकिंग बैलेंस अच्छा रहता है तो प्री अप्रूव्ड कार्ड बैंक आपको दे देता है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। तो बैंकिंग में अगर आपका एवरेज बैलेंस जैसे 50,000 60,000 का है तो 1 लाख की लिमिट तक की कार्ड आपको बैंक बड़े आसानी से प्रोवाइड। यहाँ पर अतुल जी हम क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, एलिजिबिलिटी, उसी में एक टर्म सुनने को मिलता है कि आपका जो इलाका निगेटिव है
और निगेटिव होने के कारण आप अप्लाई करेंगे लेकिन वो रिजेक्ट हो जाता है, वो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ये निगेटिव एरिया क्या है? उसका दो कारण है। कभी कभी क्या है, बैंक जहाँ भी जाती है, नई बैंक जो अपना स्थापना करती है, वो एक सर्वे कराती है कि कौन सा उसका एरिया उसके लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव एरिया बोले तो जहाँ डिफ़ॉल्ट कम होता है उसको पॉजिटिव एरिया मानते हैं, जहाँ डिफ़ॉल्ट रेशियो ज़्यादा होता है उसको। और ये प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है, सिटी वाइज भी डिपेंड करता है, लोकेशन वाइज भी डिपेंड करता है। अब जैसे मैं आपको एक क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ, पंजाब में लुधियाना, अमृतसर बैंक की नज़र में एक नेगेटिव सिटी मानी जाती है। वहाँ लोन करते हैं बट सर्टेन पॉकेट्स में करते हैं। मैं अभी मेरी कंपनी माइक्रो लोन कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो हमने भी आइडेंटिफाई किया हुआ है एरिया, कुछ एरिया जो नेगेटिव है हमारे नज़र में। जैसे जोया एक जगह है हमारा उत्तर प्रदेश में, वहाँ हम लोन कर रहे हैं, लेकिन उसके बगल में अमरोहा है, वहाँ हम लोन नहीं करते हैं। तो वो एक सर्वे करते हैं और जहाँ हमें लगता है कि डिफ़ॉल्ट रेशियो ज़्यादा है, वहाँ उस एरिया को बैंक अपने नेगेटिव लिस्ट में डाल देती है। वैसे ही कंपनी भी, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे इंडिविजुअल को भी डिफ़ॉल्टर की लिस्ट होती है जो कि ऑलरेडी उसका डेटा कंपनी के पास होता है। तो एरिया भी एक तरह से एक डिफ़ॉल्ट एरिया जो होगा उसको नेगेटिव एरिया में कंसिडर कर। जी हाँ, और ये भी एक है कि क्रेडिट कार्ड हर एक्टिविटी का चार्ज लेती है, चाहे डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेना हो, लेट पेमेंट हो, कैश विड्रॉल हो और ईसीएस चेक रिटर्न बाउंस हो, हर एक चीज़ में उसके चार्जेस कटते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डिसिप्लिन हैं तो बैंक आपको क्यों चार्ज करेगी? आप टाइमली पे कीजिए। आप अगर टाइमली पे करते हैं या आपको कोई परेशानी ऐसी आ गई अचानक से, मान लिया आपका जॉब लॉस हो गया, तो आप प्रायर इंटीमेशन कीजिए बैंक को। बैंक बहुत ओपन है आज की डेट में, मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक और इवन एनबीएफसी, कुछ एनबीएफसी जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है, दे आर एब्सोल्युटली ओपन टू सपोर्ट यू। अच्छा, बट अगर आप डिसिप्लिन नहीं है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है आपके पास, तो आपको चार्ज दे। जी, और ये एड ऑन क्रेडिट कार्ड क्या है? एक तो क्रेडिट कार्ड इशू हो गया हमें, उसके बाद एक आता है कि आपको एड ऑन भी मिल सकता है, ये क्या चीज़ है? एड ऑन जैसे होता है, जैसे मैं एक कंपनी में कार्यरत हूँ और मेरे बच्चे को कार्ड चाहिए, मान लीजिए मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा कार्ड वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो मेरे प्रोफाइल के ऊपर मेरे किसी फैमिली मेम्बर को, 2 फैमिली मेम्बर को मैं पैरेलली कार्ड इशू कर सकता हूँ, जिसका बिल पेरेंट कार्ड के साथ ही आए। मतलब बिल एक ही जनरेट होगा, एक ही क्रेडिट कार्ड के नाम से, लेकिन कार्ड 2 आदमी इस्तेमाल करेंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग कार्ड। हाँ, तो मैक्सिमम आप डिपेंडिंग ऑन द बैंक 3 से 4 कार्ड इशू कर सकते हैं एक फैमिली में। उसको एड ऑन कार्ड में 2 से 3 हो सकते हैं और एक प्रिंसिपल कार्ड होता है। और उसमें एक ये भी बात आती है कि एनुअल चार्ज और फ्री, ये क्या है? एनुअल चार्ज और फ्री का क्या मतलब? एक कोई बोलते हैं कि लाइफ टाइम फ्री है तो हम लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, ऐसा ये क्या चीज़ है? ये भी एक कॉमर्शियल टर्म्स जो वेरी करता है बैंक टू बैंक। उसका मैं एक शुद्ध उदाहरण आपको दूंगा, अमेरिकन एक्सप्रेस। ना अमेरिकन एक्सप्रेस भारतीय जनता या विदेशियों के लिए एक स्टेटस सिंबल कार्ड रहता है। हर एक कोई इशू नहीं होता है। इनके कुछ ऐसे वेरिएंट हैं जिसमें अमेरिकन एक्सप्रेस आदमी को बुला के इंटरव्यू लेती है, और आप हैरान हो जाएंगे कि पीछे अमेरिकन एक्सप्रेस ने विराट कोहली का एक कार्ड रिजेक्ट कर दिया था। वो गए थे ब्लैक कार्ड लेने और उनका कार्ड रिजेक्ट हो। तो क्या क्रेडिट कार्ड के लिए भी वो इंटरव्यू लेते हैं? हाँ, कुछ सेलेक्टिव कार्ड है, जैसे उनका ब्लैक कार्ड है जिसमें लिमिट अनलिमिटेड होता है। वो कार्ड, उसमें कोई लिमिट नहीं होती, आप किसी भी अमाउंट का परचेजिंग कर सकते हैं। वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर मतलब ये लिमिट करोड़ में भी हो सकती है? करोड़ में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और उसके अलावा जैसे अगर आप जो एनुअल चार्जेस की बात कर रहे हैं, वो वेरी करता है। अगर सरकारी, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बातचीत में कहा था, गवर्नमेंट बैंक्स थोड़ा सब्सिडाइज रेट देते हैं, बट प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा आपको एनुअल चार्जेस, अगेन इट इज़ नेगोशिएबल। आप बैंक से नेगोशिएट करें और 1 साल के बाद 90% केसेस में वो वेवर दे देती हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं देता है। अमेरिकन एक्सप्रेस चूंकि सिर्फ कार्ड बिजनेस में है, वो उसका फी इनकम है, इसलिए नॉर्मली अमेरिकन एक्सप्रेस में आपको मिलेगा ज़्यादा चार्जेस एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। फिर भी दर्शकों को एक मैं जानकारी दे दूं कि ग्राफिक्स प्लेट आप देखें ध्यान से, और इसमें आपको बताया जा रहा है कि ज्वाइनिंग फीस किस क्रेडिट कार्ड के लिए क्या है। ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है। HDFC बैंक रिगालिया का है तकरीबन 2500 है, और SBI का तकरीबन 3000 रुपये हैं ज्वाइनिंग फ़ीस है। ICICI बैंक के लिए मात्र 199 ये है ज्वाइनिंग फ़ीस। और इसके अलावा जो SBI का एलिट क्रेडिट कार्ड है, इस पर तकरीबन 5000 रुपये ज्वाइनिंग फ़ीस है। इसके अलावा अतुल जी, जो क्रेडिट कार्ड है, इसके कई सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि आप क्या उस क्रेडिट कार्ड से कैश भी ले सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं? मेरा एडवाइस है कि आप
जैसे मैंने पहले भी बोला, कोशिश कीजिए कि आप ना लें, क्योंकि कैश कंपोनेंट लेने का मतलब आप उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं। और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जैसे मैंने पहले भी बताया 36 से लेकर 44% तक है, जो कि बहुत हाई है। ऐसा लगता है कि आप किसी प्राइवेट फाइनेंसर से बोरोइंग कर रहे हैं। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। अगर आपकी ज़रूरत है ऐसी, तो आप उसको लेके नेक्स्ट मंथ में जो पूरे फुल अमाउंट को पे कर दें, तो उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट अगर आप उसको लेके कंटिन्यू कर रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया, लाइक आप उस ब्याज के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे एंड अल्टीमेटली पता चलेगा कि आप डिफ़ॉल्टर हो गए। तो मेरा एडवाइस है कि कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, कैश ना लें। बट ये प्रोविज़न होता है, वो प्रोविज़न आपके कार्ड लिमिट के अनुसार होता है। जैसे अगर आपकी लिमिट 10 लाख है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपका स्टेटमेंट आता है, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ होता है कि कैश लिमिट कितनी है और आपकी ओवरऑल लिमिट कितनी है, दोनों ब्रेकअप दिया हुआ रहता है। तो बेस्ड ऑन द प्रोफाइल वो कैश लिमिट आपको मिलता है। कैश लिमिट क्या बढ़ाई भी जा सकती है? जैसे एक तो इनिशियली जो देते हैं अमाउंट की आपका कैश लिमिट ये है, फिक्स है, इसके बाद कैश लिमिट बढ़ाया भी जा सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, और ऑटोमेटेड मोड में भी बढ़ता है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, टाइमली पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड का फुल पेमेंट कर रहे हैं, आपका इनकम बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटेड मोड में बैंक आपका वो लिमिट बढ़ा देगा, चाहे वो कैश लिमिट हो या ओवरऑल लिमिट है। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा राकेश जी, कि बहुत सारे बेनिफिट्स कार्ड्स के सहारे आपको मिलते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, बहुत सारे रिडम्पशन ऑफ पॉइंट्स मिलते हैं। आप उसका इस्तेमाल करें, और आप पॉइंट्स एक्यूमुलेट होके उस पॉइंट्स के जरिए आप रिपेमेंट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अपने हाउस होल्ड का अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खरीद रहे हो, या पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल ले रहे हो, वहाँ आप स्पेसिफिक कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड में एक टर्म है ग्रेस पीरियड, ये क्या है? ग्रेस पीरियड क्या होता है? ग्रेस पीरियड 15 दिन का होता है, और 15 दिन से 45 डेज का होता है। कि मान लीजिए आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया, तो एक ग्रेस पीरियड बैंक देते ही कि उसके दौरान आप उसका पेमेंट कर दें। दैट इज कॉल्ड एज ग्रेस पीरियड। और जो आप अभी बात कर रहे थे कि अच्छी चीज़ है, लेकिन इसका नुकसान भी हो सकता है। तो फायदे और नुकसान की जो हम बात करेंगे, ये फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा तो हम समझ रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके हाथ में प्लास्टिक मनी है, आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं, कैश रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नुकसान क्या क्या हो सकता है? नुकसान देखिए, टेम्पटेशन, जैसे मैंने बोला, अगर यंग आदमी, आप यंग हैं और आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है, तो लोग दे ट्राई टू स्पेंड मोर। और जब आप उसको पूरा स्पेंड करने लगते हैं और आप पता चलता है कि आपका इनकम वो सपोर्ट नहीं करता है, तो आप धीरे धीरे वो अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है, और आपको फिर या तो आप उसको पे डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, या बैंक से सेटलमेंट करते हैं, जिससे आपका रेटिंग ख़राब हो जाता है, सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है। तो मेरा एडवाइस यही है कि क्रेडिट कार्ड, अगर आप यंग हैं अभी, उसका इस्तेमाल ना करें। अगर आप मैच्योर्ड हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी है आपके पास, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, और स्पेसिफिक जगहों पर इस्तेमाल करें। जी। और एक बहुत लोग क्या करते हैं, वो EMI उसका बनाने लगते हैं, उसका कैश ट्रांसफ़र कराने लगते हैं एक कार्ड से दूसरे कार्ड में। मैं ऐसा एडवाइस कभी नहीं दूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल इन सब चीज़ों में करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि 2 कार्ड रखते हैं और एक कार्ड का पेमेंट दूसरे कार्ड से करते हैं। तो ये जो साइकिल है, ये कैसे चलता है? क्या ये संभव है कि हर समय ऐसा? ये संभव है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक कार्ड का ड्यू डेट अलग होता है। तो जैसे मैंने आज 15 तारीख है मेरा, इस कार्ड का ड्यू डेट 15 तारीख है, तो मैंने उसको दूसरे कार्ड से पे कर दिया, फिर दूसरे कार्ड का ड्यू डेट आया तो इससे पे कर दिया। बट ये भी एक साइकिल है। साइकिल जब तक आपका चल रहा है तो आप बचे हुए हैं। जिस दिन साइकिल ये रुक जाता है, उस दिन आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कोशिश करें कि आप ना करें। आप अलग कार्ड का पेमेंट, अलग एक दूसरे कार्ड का, पहले तो मल्टीपल कार्ड रखें ना। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप उसका फुल पेमेंट करें एक साथ। क्रेडिट कार्ड चुनने में क्या ध्यान रखना चाहिए? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूँगा। जैसे आपने पहले भी मेरे से प्रश्न पूछा था, एनुअल फ़ी का ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आपका अपना बैंकर हो, जहां आपका अपना अकाउंट चल रहा हो, वहां से क्रेडिट कार्ड लें। PSU बैंक्स, जैसे मैंने आपको बताया, PSU बैंक्स में जो फ़ीस होता है बहुत नॉमिनल होता है, तो और वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। तो कोशिश करें कि आपका प्रेफरेंस जो हो सरकारी बैंक की तरफ ज़्यादा हो। प्राइवेट बैंक, मैं किसी को गलत या सही नहीं कर रहा हूँ, बट प्राइवेट बैंक्स दे आर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन देयर प्रॉफिट। तो वो कोशिश करते हैं कि अपना पूरा वो कॉस्टिंग लें। तो आप अवॉइड करें
प्राइवेट बैंक से लेना, सरकारी बैंक से लें और इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी इन तमाम जानकारी के लिए जो आपने आज पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड को लेकर दिया है। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इन जानकारियों का फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे खास कार्यक्रम मनी मंत्रा में फ़िलहाल इतना ही। अगली बार मिलेंगे किसी और अच्छे टॉपिक्स के साथ। फ़िलहाल इजाज़त।